हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बहुत ही अच्छा वीडियो। आज हम पढ़ेंगे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ। इसके पहले मैंने इसका एक क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था एज इट इज। आज हम इसके आंसर पढ़ेंगे। लगातार मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ। सारे चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर और न्यूमेरिकल्स प्लस उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नेम रिएक्शन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। बहुत ही अच्छे कंटेंट मैंने बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बनाए हैं, और अगर आप ये देखते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी होती है। स्पेशल जो वीडियो है मेरे अभी एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए बेस्ड है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग से नहीं जा पाते हैं, या फिर गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। उनके पास कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो उनके पर्पज से मैं बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आ रहा हूं। आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो। मैं बहुत ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं, और 2005 से लेकर 2024 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड मेरे वीडियो होते हैं, और बार बार बोर्ड इन्हीं में से भी पूछता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर के यूनिक क्वेश्चन है। कोई भी बोर्ड हो, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चूंकि मैंने इसके पहले भी इसका एक ऑब्जेक्टिव वीडियो डाला है जिसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ उसके आंसर भी मेंशन किए और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए ये मैंने इसके वीडियो बनाए। इसके पहले मैंने इसका एक आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनके आईयूपीएससी नेम एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं, और आईयूपीएससी नेम दिए रहते हैं तो उनके फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं। इसके ऊपर भी बेस्ड मैंने बहुत अच्छे कंटेंट डाले हैं, बहुत अच्छे वीडियो डाले हैं। तो आज हम इसके पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर फॉर बोर्ड एग्जाम 12th केमिस्ट्री। तो यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग। डेफिनेशन बतानी है यहां पर, और हमें एग्जांपल्स बताना है। तो कुछ यहां पर दे रखे हैं, जैसे हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट है। तो हम इनके आंसर देखते हैं। मैंने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में इनको सेट कर रखा है, केवल आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो यहाँ पर हम इनके आंसर देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम जानते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। इनमें सेंट्रल मेटल से एटम, आयन और मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यानी जो लेफ्ट साइड का ब्रैकेट होता है उसके जस्ट बाद मेटल को मेंशन करते हैं, यानी मेटल होती है। मेटल यहाँ पर जो मोस्टली मेटल होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और लॉन पेयर को रखने का स्पेस इनके पास होता है। और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी अटैच होगा उसको हम लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड ये क्या करता है, अपने लॉन पेयर मेटल को देता है, यानी इनके पास लॉन पेयर अवेलेबल होते हैं। जो लिगेंड होता है वो कोई एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव आयन हो सकता है, और कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। ये अपने लॉन पेयर मेटल को देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या बनाएगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बड़े ब्रैकेट के अंदर ही इन दोनों को लिखा जाता है। जब ऐसे कंपाउंडों को वाटर में हम डिसॉल्व करते डालते हैं तो वाटर में भी अपनी आइडेंटिटी बना के रखते हो, सिंगल आयन जैसा बिहेव करते हैं। ब्रैकेट के इस तरफ का जो पार्ट होगा वो कहलाएगा पॉजिटिव आयन, यानी पॉजिटिव काउंटर आयन, और इधर का जो पार्ट होगा वो कहलाएगा नेगेटिव काउंटर आयन। दोनों को एक साथ हम काउंटर आयन बोलते हैं, इधर का पॉजिटिव उधर का नेगेटिव, या इसको पॉजिटिव स्पेयर इसको नेगेटिव स्पेयर बोलते हैं। और इन दोनों को एक साथ हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं, इसके नाम से हम जानते हैं। तो मैंने पहले भी बता रखा था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें या तो काउंटर आयन पॉजिटिव होगा या फिर काउंटर आयन उसमें नेगेटिव होगा। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो दोनों ही नहीं होंगे या फिर कोई इन दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पर हमने बेसिक समझा है, आगे हम इनके क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ध्यान से देखते हैं। द कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड
इन विच सेंट्रल मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिगेंड जो होते हैं वो चारों ओर से सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड देकर, यानी लॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर उसको उसके सराउंडेड होते हैं, यानी उसको घेरे रहते हैं, और जो मेटल होती है वो सेंटर में होती है, इसलिए उसको हम सेंट्रल मेटल बोलते हैं। तो द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल इज लिंक्ड टू लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चूंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने 11th क्लास में ही पढ़ा है, कोई स्पीसीज जो अपना लोन पेयर देती है किसी को तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करती है, यानी लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगी, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं, और लोन पेयर देने वाला लुईस बेस कहलाता है। तो यहां पर जो लिगेंड कहलाएगा वो लुईस बेस के समान बिहेव करेगा, और जो मेटल होगा वो लुईस एसिड के समान बिहेव करेगा। लिगेंड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड which retain their identity in aqueous solution is called complex compound। तो क्या बोल रहे हैं हम, ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और वैसा कंपाउंड वाटर में भी अपनी आइडेंटिटी बना के रखेगा, यानी वाटर में भी वो आयोनाइज नहीं होगा, यानी मेटल और लिगेंड दोनों वाटर में अलग अलग नहीं होंगे, सेपरेट आयन जैसा बिहेव नहीं करेंगे, एक साथ होंगे, उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहां पर हमें एग्जांपल भी लिखना है डेफिनेशन के साथ, तो एग्जांपल में हमने यहां पर लिया CuNH3 4SO4। तो इसके नॉमेनक्लेचर हमने पढ़े हैं, फिर भी मैं बता दूं, इसका नाम होगा टेट्रा अमाइन, कॉपर और सेकंड सल्फेट। तो यहां पर जो अमाइन है ये न्यूट्रल लिगेंड है, और SO4 की वैलेंसी -2 होती है, इसलिए इस कंपाउंड में कॉपर ने सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अगर इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कॉपर और NH3 एक साथ रहेंगे और SO4 अलग हो जाएगा, यानी SO4 -2 आयन के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और इस पूरे कंपाउंड यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +2 चार्जेस रहेंगे, सिंगल पॉजिटिव और कैटायन के समान बिहेव करेगा। तो यहां पर हम इसको देखते हैं, तो इसमें बीच में जो होगा, बीच में यहां पर कॉपर होगा और इसके सराउंडेड 4 NH3 मॉलिक्यूल अटैच होंगे, NH3 और NH3 मॉलिक्यूल। अब चूंकि ये पार्ट ब्रैकेट के अंदर है इसलिए हमने यहां पर ब्रैकेट बना दिया। इसके बाहर क्या है, SO4 सल्फेट। अगर हम इस मॉलिक्यूल को वाटर में डालेंगे तो सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सेंट्रल मेटल देगी, लेकिन ये चार्ज सेंट्रल मेटल के ऊपर नहीं लगाएंगे, यानी मेटल के ऊपर अगर लगा देंगे तो वो शो करेगा, इंडिकेट करेगा कि उसके ऊपर चार्ज है, यानी वो सेपरेट है। तो ये चार्ज पूरा हम इसके ऊपर लगाएंगे 2+, क्योंकि ये पूरा कैटायन के समान बिहेव करेगा। तो इसमें जो यहाँ पर है जो NH3 है, ये NH3 क्या है, यहाँ पर लिगेंड है, NH3 लिगेंड है, और जो हमने ये बनाया है ये क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और यहां पर जो कॉपर है इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसमें, इसलिए हम इसको यहां पर बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन यहां पर। तो यहां पर NH3, चूंकि NH3 पूरा लिगेंड है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहां पर नाइट्रोजन जो कहलाएगा वो डोनर एटम कहलाएगा, यानी यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। इस प्रकार हम इसको दिखा सकते हैं। अब इसमें जो SO4 है इसको बोलते हैं हम काउंटर एनायन, काउंटर एनायन। एनायन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है। तो अगर एग्जाम में अगर पूछते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो डेफिनेशन, एग्जांपल और इसको इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। चूंकि हम देख पा रहे हैं यहां पर मेटल जो है वो सेंटर में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, अब कॉम्प्लेक्स आयन भी क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है। अगर काउंटर में यानी ब्रैकेट के राइट साइड का पार्ट अगर निकल जाए और लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट निकल जाए तो वो एक आयन के समान बिहेव करेगा। अगर हम ये कहेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स में
स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई पार्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का कोई पार्ट है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को हम काउंटर आयन बोलते हैं, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको कैटायन बोलेंगे, काउंटर कैटायन या काउंटर पॉजिटिव आयन। ब्रैकेट के बाद में जो होगा वो काउंटर एनायन या काउंटर नेगेटिव आयन वो कहलाएगा। अगर मान लो इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहां पर ये वाला पार्ट जो रहेगा ये सिंगल आयन के समान बिहेव करेगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन। तो क्या बोल रहे हैं हम, अ कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन दैट हैज सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय वन और मोर मॉलिक्यूल्स और आयंस कॉल्ड लिगेंड्स। कॉम्प्लेक्स आयन आर अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसमें मेटल से लिगेंड जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर चार्ज है, तब हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। तो अ कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन दैट हैज अ सेंट्रल मेटल आयन, यानी सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल अटैच है और आयन अटैच है, जिसको हम लिगेंड बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। तो यहां पर हम देखते हैं FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज क्या है 4- CuNH3 इसके ऊपर है चार्ज 2+ आयन। तो हम इसको यहां पर बोलेंगे पॉजिटिव या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे यहां पर नेगेटिव और एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी इसके पहले कोई पार्ट इसमें जुड़ा रहा होगा जो इसको इलेक्ट्रॉन देकर चला गया, यहां पर कोई पार्ट जुड़ा रहा होगा जो उससे इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। तो जैसे इसका नाम होता है हेक्सासाइनोफेरेट और इसको हम बोलेंगे सेकंड आयन। यहां पर इसका नाम होगा टेट्रा अमाइन कॉपर और सेकंड आयन। जब भी इनके ऊपर चार्ज होते हैं तो IUPAC नाम लिखते समय भी लास्ट में हम आयन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है। अगर चार्ज नहीं होता तो हम इनमें आयन वर्ड यूज नहीं करते। ये मैं इसलिए बताते जा रहा हूं ताकि आपके IUPAC नेम का भी रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे हमने कॉम्प्लेक्स आयन को समझा। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होंगे, यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब लिगेंड उसको 2 लोन पेयर दे रहे हैं। 4 जुड़े हैं तो 4 लोन पेयर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिगेंड का नंबर है वो ये भी बता रहा है कि उतने लोन पेयर वो मेटल को दे रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चूंकि लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। और हमें अगर ये टफ लग रही है तो हम सिंपल भी बोल सकते हैं यहां पर कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अगर मान लो मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है तो हम उसको एटम लिखते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कॉम्प्लेक्स में तो हम उसके साथ आयन वर्ड यूज करते हैं। तो या तो हम एटम और आयन वर्ड का यूज ना करें, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का ही यूज करें। सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे तो फिर हमें आयन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि कॉम्प्लेक्स में वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने मेटल या नहीं दे रहा है। बाय लिगेंड्स मतलब किसी कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा मेटल से अटैच है, उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड कितने अटैच है मेटल से, जितने अटैच है उतने ही वो लोन पेयर दे रहा है, यानी उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना रहा है। इसके एग्जांपल देखते हैं हम यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो एग्जाम में अगर आएगा कोई भी डेफिनेशन तो एक एग्जांपल हमें लिखना है। यहां पर हमने 2-3 एग्जांपल बता रखे, जैसे AgCN होल ट्वाइस और इसके ऊपर चार्ज क्या है माइनस। तो यहां पर 2 CN अटैच है, इसलिए यहां पर सिल्वर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है, यानी इसको 2 लोन पेयर मिल रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने।
CuNH3 यहाँ पर जो लिगेंड है वो 4 अटैच है मेटल से, इसलिए यहाँ पर कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ पर मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यानी कुल मिलाकर कितने लिगेंड मेटल से अटैच हैं उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। नेक्स्ट यहाँ पर अगला देखते हैं हम लिगेंड्स। तो यहाँ पर 3 डेफिनेशन हम पढ़ चुके, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की पढ़ चुके, उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन यानी कॉम्प्लेक्स आयन की पढ़ चुके, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ चुके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिगेंड। तो इसको फाइल को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिगेंड। हमें मालूम है इसमें आपको पूरे चैप्टर में एक चीज ध्यान रखनी है कि बड़े ब्रैकेट के अंदर, मैं फिर बता दूं आपको, जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर मेटल है, लेफ्ट साइड के ब्रैकेट के जस्ट बाद मेटल होगा, मेटल में डी ब्लॉक एलिमेंट होगा या डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, और ब्रैकेट बंद होने तक जो भी उसमें होगा इसके अलावा उस सबको हम लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है और कोई आयन हो सकता है। इसके पास लोन पेयर होते, लोन पेयर मेटल को देकर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी डेफिनेशन आएगी उसमें ये वर्ड कहीं ना कहीं यूज होते हैं कि जो लिगेंड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लोन पेयर देकर मेटल के साथ में, और बाकी ब्रैकेट के पहले का जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव काउंटर आयन, और ब्रैकेट के बाद जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं नेगेटिव काउंटर आयन। मैं फिर बता रहा हूं, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, दोनों एक साथ नहीं होते, या फिर दोनों ही इसमें नहीं होंगे, केवल मेटल और लिगेंड होगा। तो यहां पर हम देखते हैं लिगेंड, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। मैं क्या बता रहा हूं, जो लिगेंड हो सकता है वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है। विच हैव लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर है यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू डोनेट, जो डोनेट किसको देगा, सेंट्रल मेटल एटम को देगा, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इज कॉल्ड लिगेंड। चूंकि लोन पेयर देने वाला, हमने 11th क्लास में एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी, जैसे आर्नियस, ब्रोंस्टन, लोरी और लुईस। तो लुईस ने बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें किसी एटम के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो वो लुईस बेस है, यानी वो किसी को भी दे सकता है, यानी बेसिक नेचर का होगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, लिगेंड बिहेव एज लुईस बेस, लुईस बेस के समान बिहेव करेगा, और जो मेटल होगा वो लुईस एसिड के समान बिहेव करेगा, क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो लिगेंड हो गया, डेफिनेशन देखी। अब हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन कॉम्प्लेक्स CuNH3 4SO4 यानी टेट्रामाइन कॉपर सेकंड सल्फेट। अब इसमें अंदर क्या है, मेटल के अलावा, मेटल के अलावा NH3 है, तो NH3 मॉलिक्यूल्स आर लिगेंड, NH3 मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर लिगेंड बोलेंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर, नेक्स्ट हमारी यहां पर डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी जब मेटल लिगेंड से जुड़ी होगी तो उस पूरी कंडीशन में, उस पूरे फिनोमेना में उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो कहलाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें से काउंटर आयन को हटा दें, लिगेंड को उसके लोन पेयर के साथ हटा दें, तो जो चार्ज उसके ऊपर अवेलेबल होगा मेटल के ऊपर, उस चार्ज को बोलेंगे हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। तो द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विथ द इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी लिगेंडो को उनके लोन पेयर के साथ हटा दिया जाए, दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल मेटल, जो उन्होंने मेटल को दिए हैं। अब उसके ऊपर जो चार्ज होगा, उसके मेटल के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो चार्ज होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम रोमन न्यूमरल यानी रोमन नंबर में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो हम रोमन नंबर में 1 लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 लिखेंगे, 3, 4, और अगर नहीं दिए तो 0 मेंशन करना भी जरूरी है। पैरेंथेसिस, एक छोटे से ब्रैकेट में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल, 2 दे रहा है, तो छोटे से ब्रैकेट में नहीं दे रहा है तो 0 लिखना कंपलसरी है।
तो जैसे यहाँ पर CuNH3 टेट्रामाइन कॉपर सेकंड सल्फेट, तो इसमें कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 लूज किए, इसलिए इसमें हम रोमन नंबर में 2 लिखेंगे। K3Fe(C2O4) और होल थ्राइस, इसका नाम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो C2O4, इसको हम ऑक्सिलेट बोलते हैं। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, चूंकि जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनके नाम में हमें ओ वर्ड यूज करना पड़ता है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। और यहां पर जब भी पॉजिटिव स्पेयर होगा तो इसमें 8 वर्ड यूज होता है। फेरेट, इसकी वैलेंसी होती है -2, यानी -2 इंटू 3 -6, और के की वैलेंसी होती है +1, तो 3, यह मतलब +3 -6 में से लेस हो जाएगा, तो यहां पर इसके ऊपर चार्ज रहेगा 3, तो इसको लिखेंगे हम फेरेट 3, तो इसका नाम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट 3। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म आता है EAN। E मतलब इफेक्टिव, A मतलब एटॉमिक और N मतलब नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, वो पूरा फॉर्म होने के बाद उस मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसमें मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है लिगेंड से, और उसका अपना एक एटॉमिक नंबर भी होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, और लिगेंड से कितने उसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एंड इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितने दिए हैं, मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके एटॉमिक नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, और कितने का लॉस हुआ, कितने उसने दिए, और रिसीव्ड बाय लिगेंड्स से कितने इलेक्ट्रॉन उसको रिसीव हुए इन बॉन्ड फॉर्मेशन इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और EAN ऑफ दैट मेटल, उस मेटल का टोटल कहलाएगा EAN। और इसकी सिंपल डेफिनेशन, अगर ये टफ लगती है तो हम यहाँ पर इसकी मतलब या तो ये या फिर ये याद कर सकते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो इसका फॉर्मूला है EAN। देखते हैं हम यहां पर एटॉमिक नंबर और ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी उस मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है। फिर हमने यहां पर माइनस साइन यूज किया, माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन, जब उसने कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट किया तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। फिर यहां पर प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते थे इस फॉर्मूले को, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, यानी माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, और प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब भी वही हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अगर याद हो जाए, क्योंकि लिखना पड़ेगा इसके साथ, तो या तो हम ये लिख सकते हैं कि EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या तो ये लिखा हुआ है तो ये याद करें, नहीं तो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर इसका एग्जांपल देखते हैं, EAN फॉर Fe इन K4FeCN होल 6, यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड इसका नाम है। तो कैसे निकाला गया, तो जो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, उसके पास टोटल 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन, माइनस जब इसने ये कंपाउंड बनाया, चूंकि हमने इसका नाम भी लिखा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का इसको लॉस हुआ, प्लस एक इसमें यहां पर CN एक लॉन पेयर दे रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ CN क्या है 6, यानी 2 × 6 यानी 12 इलेक्ट्रॉन इसको दिए गए।
टोटल कैलकुलेशन किया तो यहां पर आया 36। तो 36 क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN होल 6 इज 36। इतने इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ डेफिनेशन थी इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद करना ही है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही आपको इसको याद करना है। हाँ, अगर आपने अपने हिसाब से कोई डेफिनेशन वगैरह और एग्जाम्पल अच्छे लिख रखे तो आप उसको भी याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाइडलाइंस तो मैं बता ही रहा हूँ, प्लस मैं फुलफिल यानी कंप्लीट आंसर कितना होना चाहिए, अगर आप इतना ही लिखते तो आपका मतलब 0.1 मार्क्स भी आपका टीचर नहीं काटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स राइट इट्स टू एप्लीकेशंस। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मेटेलिक मतलब मेटल, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल होगी। चूंकि ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें कार्बन भी और मेटल भी है, तो कार्बन से सीधे मेटल अटैच होगी, उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। राइट इट्स टू एप्लीकेशन, उनके यूजेस भी हमें बताना है। आंसर देखते हैं यहां पर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कभी भी कोई क्वेश्चन आप लिखते हैं, जैसे 2 स्टेप में आ रहा है या 3 स्टेप में आ रहा है, तो जितने भी स्टेप में आ रहा है आपको उसकी हेडिंग बताकर उसके आंसर को मेंशन करना है। जैसे हमने बोला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, तो हमें क्या करना है, आंसर लिखते समय उसमें हेडिंग डालनी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और उसको अंडरलाइन करना है उसी पेन से जिस पेन से हम लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिख रखा है, जैसे मैंने बताया एज इट इज आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। तो देखो यहां पर हेडिंग लिखी, फिर क्या बता रहे हैं, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम यानी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन एटम डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल से, मेटल एटम से, उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब यहां पर इसने दिया नहीं है, तो एक चीज और ध्यान रखना, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय, उसमें एग्जाम्पल कई बार लिखने को नहीं बोलता है, लेकिन अगर एग्जाम्पल है उसमें तो हमें उसमें एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है, नहीं तो टीचर उसके 1 मार्क्स काट लेते हैं। तो ये हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, अब हम इसके एग्जाम्पल भी देखना है और एप्लीकेशंस भी हमें देखना है। तो यहां पर हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, टेट्रा इथाइल लेड। अब इसमें लेड क्या है, मेटल है, और जो इथाइल है वो एक रेडिकल है, हमने पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको शॉर्ट में हम टेल के नाम से भी जानेंगे, TEL टेल। तो टेट्रा इथाइल लेड, इसका फॉर्मूला होता है C2H5 होल 4 PB, एंटी नॉकिक कंपाउंड है। मोटर फ्यूल जैसे पेट्रोल और डीजल में इसको मिलाया जाता है, यानी जो इंटरनल जो फ्यूल का मतलब कंबस्चन होता है, जलता है, दहन होता है, तो ये विस्फोट होने से रोकता है, उसको एक्सप्लोजिव नहीं होने देता है। तो अगर हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें तो टेट्रा इथाइल लेड, तो यहाँ पर लेड से डायरेक्ट यहाँ पर 4 C2H5 अटैच है, C2H5 इससे यहाँ पर अटैच है। तो कार्बन डायरेक्ट किससे बॉन्डेड है, यहाँ पर कार्बन डायरेक्ट इससे बॉन्डेड है मेटल से, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH2 और CH3, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो डायरेक्ट यहाँ पर लेड से कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये रेडिकल है और रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और जो लेड है उसकी वैलेंसी 2 भी होती है और लेड की वैलेंसी 4 भी होती है। तो यहाँ पर डाइथाइल लेड भी हो सकता था, टेट्रा इथाइल लेड का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी एग्जाम्पल दे सकते थे, फेरोसिन होता है, डाइबेंजीन क्रोमियम होता है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, बट एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है। एप्लीकेशन यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टेट्रा इथाइल लेड, TEL फॉर्मूला भी हमने लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ध्यान रखना 1 वर्ड में आता है
कि जो एंटी नॉकिंग कंपाउंड है उसका केमिकल नेम लिखो और उसका फॉर्मूला बताओ। तो ये हमें बताना है। इज यूज्ड एंटी नॉक कंपाउंड इन मोटर फ्यूल, यानी पेट्रोल और डीजल में इसको मिलाया जाता है। अभी मैंने इसका यूज बताया। तो यहाँ पर एप्लीकेशन अगर 2 बोलता है तो 2 लिखनी है, जितनी एप्लीकेशन यहाँ पर बताएगा। अब जिगलर नेटा कैटालिस्ट, अब ये 2 साइंटिस्टों के नाम है। इन्होंने कैटालिस्ट बनाया था TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और इसको क्या बोलेंगे, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मेटल है, डायरेक्ट यहाँ पर कार्बन से अटैच है, तो इसमें ये पोर्शन है। अब चूंकि जिगलर नाटा ने बनाया था इसको, इसलिए हम इसको बोलते हैं। इसका यूज्ड क्या है, पॉलीमराइजेशन में, मतलब जो एल्कीन होते हैं जैसे इथीन हो गया, उससे पॉलीमर और प्लास्टिक बनाने में इसका यूज होता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन को हम इथीन के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अदर एल्कीन्स, या तो उसका डायरेक्ट यूज करेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स, इसमें बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट, तो हमने यहां पर इसके 2 यूजेस लिखे हैं, जनरली 2 यूजेस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड देखते हैं। व्हाट आर चीलेट्स, व्हाट आर चीलेट्स, और इसको कीलेट्स भी बोलते हैं। किसी समय इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला ये एक छोटा सा मतलब डेफिनेशन रही है, अनलिमिटेड बार एग्जाम में ये पूछी गई है। तो चीलेट क्या करना है, गिविंग 1 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देना है हमें इसमें, और राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ चीलेट, उसके इंपॉर्टेंस भी हमें बताने हैं। तो चीलेट, चीलेट मतलब चील यानी पंजे से वर्ड बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई चीज, मान लो मैंने पेन पकड़ा है, तो हमें पेन पकड़ना और सारे फिंगर और थंब, अंगूठा यूज करना, उंगलियां, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे कि सारे यूज हो जाए। तो ये पेन सेंटर में रहेगा और बाकी इसके चारों तरफ हमारी फिंगर्स और थंब रहेंगे, अंगूठा रहेगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा फॉर्म होना चाहिए कि बीच में मेटल होगी और उसके सराउंडेड उससे लिगेंड जुड़ा होगा अपने लोन पेयर को देकर। लेकिन यहाँ पर लिगेंड एक ही होगा, यानी पॉलीडेंटेड लिगेंड और मल्टीडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं। हमने लिगेंड के टाइप्स भी पढ़े होंगे कि जो लिगेंड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड, और सेकंड बाइडेंटेड और डाइडेंटेड, और थर्ड होता है पॉलीडेंटेड। अगर मान लो मेटल को कोई लिगेंड एक ही लोन पेयर दे रहा है तो हम उसको बोलते हैं यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड। अगर 2 लोन पेयर दे रहा है तो उसको बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। 2 से ज्यादा दे रहा है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड और मल्टीडेंटेड लिगेंड। जैसे इथाइलिन डाइमाइन होता है, उसके बाद ऑक्जेलेट होता है, EDTA इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, ये सब पॉलीडेंटेड लिगेंड है। तो इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं। कीलेट्स इज अ मल्टीडेंटेड लिगेंड, कीलेट क्या है, एक मल्टीडेंटेड लिगेंड है विच कोऑर्डिनेट्स विद सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल से वो ऐसे अटैच होगा कि एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, रिंग के समान स्ट्रक्चर बनेगा सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। चूंकि मल्टीडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, तो हमें ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि एक रिंग फॉर्म होगी। चूंकि सब तरफ से लोन पेयर देगा तो वैसे भी ऑटोमेटिक एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है। बाकी हम उसमें मेंशन भी कर सकते हैं कि रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा कंपाउंड। द प्रोसेस इज कॉल्ड किलेशन, अगर ऐसा होगा तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे किलेशन। अब पहले हम इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं, बाद में इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं एसिड बेस डिटेक्शन, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ सम एलिमेंट को डिटेक्ट करने में। इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। हमने हार्ड वाटर के बारे में पढ़ा है। जैसे जो वाटर होता है 2 टाइप का होता है। अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम आयन नहीं है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर वाटर में ये नहीं है तो हम उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, और अगर ये है तो हम उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी इसका यूज होता है, क्योंकि इस कंपाउंड को हम उसमें डिसॉल्व करेंगे तो हार्डनेस से रिएक्ट करेगा। दे आर यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट मतलब
एक्टिनाइड, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते, इनके सेपरेशन में भी यूज होता है। अब मान लो पूछ रहा है एक एप्लीकेशन लिखो, दो एप्लीकेशन, एक इंपॉर्टेंस, दो इंपॉर्टेंस, या जितने भी यूजेस पूछ रहा है उतने हम लिख सकते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी, हमने दो एग्जाम्पल यहां पर कीलेट के ले रखे हैं। एक एग्जाम्पल यहां पर है इथाइलिन डाइअमाइन प्लेटिनम, इथाइलिन डाइअमाइन प्लेटिनम सेकंड आयन। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है PTEN होल ट्वाइस, EN को क्या बोलते हैं, मिथाइलिन डाइमाइन, और +2 मतलब यहां पर इससे कोई पार्ट जुड़ा होगा काउंटर कैटायन में जो इसको इलेक्ट्रॉन देकर गया। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो बीच में क्या है, प्लेटिनम है। अब चूंकि EN जो होता है इथाइलिन डाइअमाइन, इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 और NH2, यानी पहले ये इथाइलिन रहा होगा, इथीन रहा होगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। जब डबल बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ यानी पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर एक इस कार्बन पर फ्री हुआ और दोनों तरफ उससे दो NH2 अटैच हो गए, इसलिए यहां पर इसका नाम आता है इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन से दो अमाइन जुड़ गए यहां पर। तो हम जानते हैं चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, हम पहले से भी बताते आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने ये बताया है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से ये लॉन पेयर देगा। तो हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं NH2 NH2 NH2, यहाँ पर हम लिखेंगे CH2 और CH2। तो हमने इसका ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर भी हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे NH2 और CH2, यहाँ पर CH2 और NH2 सॉरी H है ये NH2। अब लॉन पेयर है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर है। तो इस तरफ से भी अपना लॉन पेयर प्लेटिनम को दे रहा है, ये अपना लॉन पेयर दे रहा है, एक ये लॉन पेयर दे रहा है और ये लॉन पेयर दे रहा है, और ये आपस में अटैच है। रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, हालांकि लॉन पेयर हमें मेंशन नहीं करने, तो इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन, यानी प्लेटिनम से दो इथाइलिन जुड़े हुए और इसको चार लॉन पेयर दे रहे हैं, यानी इनके पास दो लॉन पेयर है। इसलिए यहां पर जो है EN इथाइलिन, ये यहां पर बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड भी है। तो एक तो सिंपल एग्जांपल ये है, तो हम इसके साथ ही एग्जांपल लिख देंगे। और अगर हमें हैवी एग्जांपल देखना है तो हम इसको भी देखते हैं, निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, निकिल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर टफ है, सेंटर पे क्या होता है, इसमें निकेल होता है, हालांकि इसको याद कर सकते हैं। तो पहले क्या किया हमने, चारों कॉर्नर पर यहां पर हमने नाइट्रोजन लिख दी, फिर यहां पर इससे कार्बन और CH3 अटैच कर दिया। सभी में भी हमें ऐसे ही करना है, कार्बन और CH3 अटैच कर दिया। यहां पर भी हमने कार्बन और CH3 अटैच कर दिया। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये लग रहा है बहुत ज्यादा टफ है, बनने के बाद टफ लगेगा, ये हमने कर दिया। क्या करना था, बीच में निकल लिखना था और चारों कॉर्नर पर NCCH3 अटैच करना था। अब जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, लेकिन इसके पास एक लॉन पेयर भी होता है जब ये 3 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो अगर मान लो यहां पर इससे क्या अटैच कर देते, यहां पर इससे अटैच होगा O, इसका मतलब ऑक्सीजन को उसने अपना लॉन पेयर दे दिया, ऑक्सीजन को लॉन पेयर दे दिया। यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, यहां पर हमें इसके डबल बॉन्ड से इसको कनेक्ट करना है। अब हम देख रहे हैं नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन ये गया, 2 ये गया, 4, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। यहां पर इसने सिंपल बॉन्ड बनाया, यहां पर इसने लॉन पेयर नहीं दिया, तो हमें अपोजिट में O ऊपर जोड़ना है, अपोजिट में O नीचे जोड़ना है। इसने भी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 यहां यूज हो गए, 2 यहां यूज हो गए, इसने भी यहां पर सिंपल बॉन्ड बनाया। अब यहां पर इससे क्या अटैच करना है, हमें इससे OH अटैच करना है। तो OH अटैच किया तो इसने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन यूज किया, यहां 2 यूज किया, अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, यानी ये अपना लॉन पेयर इसको दे देगा। इसी टाइप से इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें OH अटैच कर देना है और ये भी अपना लॉन पेयर इसको दे देगा। कार्बन का अभी भी एक वैलेंसी बाकी है, तो कार्बन को आपस में हम यहां पर अटैच कर देंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे निकेल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। अगर ये याद हो जाता है तो ठीक है,
नहीं तो मेरे हिसाब से पहले वाला एग्जाम्पल ठीक है। सिंपल तो ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। एक्सप्लेन एक्सप्लेन बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी और प्रिंसिपल। पहले एग्जाम में आता था पूरा क्वेश्चन, हालांकि थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है लेकिन मैं तो इसके सारे पॉइंट कवर करूंगा। अब आपको अपने हिसाब से इसको जैसा लिखना है इसी में से आपको पॉइंट उठाना है। जैसे मान लो, वैसे ये पूछता नहीं है कि बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी या प्रिंसिपल के 2 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो, कंप्लीट लिखने को बोलता है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले हम समझते हैं कि बर्नर्स थ्योरी है क्या। इसका आंसर देखते हैं। अल्फ्रेड बर्नर इनका पूरा नाम था। प्रपोज्ड अ थ्योरी 1893 एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों को इन्होंने उसके स्ट्रक्चर को बताया था, उसकी बॉन्डिंग को बताया था। मतलब इससे रिलेटेड जो इसको हम बर्नर थ्योरी, इसको WTV बोलते हैं। इसमें बहुत सारी थ्योरियां हैं जो हमारे पेपर में एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे BBT हो गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसको शॉर्ट में हम WTV बोलते हैं, यानी बर्नर्स थ्योरी। तो इन्होंने क्या बताया था, जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते हैं तो यहां पर हमने देखा CO कोबाल्ट, यहां पर सेंट्रल मेटल है। NH3 यानी ये जो है अमाइन, जिसको हम अमोनिया बोल रहे हैं, ये लिगेंड है। और बाहर हमने इससे अटैच कर दिए 3 क्लोरीन, हमने इससे अटैच कर दिए। तो सपोज करो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किस प्रकार की बॉन्डिंग इसके बीच में काम करेगी, इसको बर्नर्स ने समझाया था। तो हम इसके पॉइंट देखते हैं। तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, इसके मेन पॉइंट बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको लिख रखे। तो पहले पॉइंट समझते, फिर हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। पढ़ा भी होगा आपने, बहुत सिंपल तरीके से यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। सेंट्रल मेटल यानी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होगी, एक्सिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, 2 प्रकार की वैलेंसी शो करेगी सेंट्रल मेटल किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक को बोलेंगे हम प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें मेटल चाहता है कि मुझको लोन पेयर भी मिले, यानी वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाना चाहता है, लोन पेयर गेन करना चाहता है लिगेंड से, और वो चाहता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन भी लूज करे। जितना उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन वो लूज करे। यानी 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है, इलेक्ट्रॉन देना भी चाहता है और इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम उसको नाम देते हैं प्राइमरी वैलेंसी, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। हम जानते हैं जितनी भी मेटल होती हैं ज्यादातर आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं, और आयोनिक बॉन्ड को यहां पर हम डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो सेंट्रल मेटल का आयोनिक बॉन्ड होगा, मतलब जिसको भी ले रहा है उसके साथ वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसमें वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और जिसको हम सॉलिड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, आयोनिक बॉन्ड को डैश डैश लाइन द्वारा, डॉटेड लाइन द्वारा। जो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा हम उसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल रहे हैं। तो बस पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, इलेक्ट्रॉन देता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है और उसको डॉटेड लाइन द्वारा बताते। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सॉलिड लाइन द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते, और सेकेंडरी वैलेंसी ही उस पूरे कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगी कि उसकी जियोमेट्री, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर 6 लिगेंड जुड़े हैं तो बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा, अगर 4 लिगेंड जुड़े हैं तो बोलते हैं टेट्राहेड्रल होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर डिसाइड होता है कि टेट्राहेड्रल है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। बस इसी से रिलेटेड उसने अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट करी थी। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट तो मैंने बताया। सेकंड पॉइंट हम यहां पर देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल। अगर पानी में कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो आयोनाइजे मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो
अलग हो जाएगी यानी आयोनाइज हो जाएगी। नॉन डायरेक्शनल होगी, हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि जब चार्ज में अट्रैक्शन होता है तो चार्ज किसी भी एटम के सराउंडेड फैला होगा, कैटायन हो या एनायन हो, तो किसी भी तरफ से वो अट्रैक्शन हो सकता है, इसलिए आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। एंड सेटिस्फाई बाय द एनायन, किससे सेटिस्फाई होगी ये? एनायन से। मतलब कॉम्प्लेक्स में जो एनायन होगा या तो वो अंदर होगा या ब्रैकेट के बाहर होगा, चूंकि एनायन मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, एनायन। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी, चूंकि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया या कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, जब ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। बाकी वो एक्सेप्शन है कि कोवेलेंट बॉन्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियली, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड चार्जलेस बॉन्ड है, इसमें किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। तो क्या बोल रहे हैं? नॉन आयोनाइजेबल एंड डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा है यहाँ पर? डायरेक्शनल नेचर का। सेटिस्फाई बाय द लिगेंड, किसके द्वारा सेटिस्फाई होगा? लिगेंड के द्वारा। मतलब हम ये बता रहे हैं कि मेटल दो प्रकार की वैलेंसी शो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देना है, दूसरा लेना है। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है उसको? लिगेंड दे रहा है। एंड गिव डेफिनेट जियोमेट्री, सेकेंडरी वैलेंसी उसके स्ट्रक्चर को भी बताएगी टू द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी इज एन आयोनिक बॉन्ड। अभी हमने बोला आयोनिक बॉन्ड होता है और डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, डैश डैश लाइन द्वारा उसको डिनोट करेंगे। वाइल सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू अभी हम समझेंगे। तो फोर्थ पॉइंट हम इसके समझ चुके। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं हम इसके। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, यानी कितने इलेक्ट्रॉन दिए वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, द सेंट्रल मेटल टेंड्स टू सेटिस्फाई इट्स प्राइमरी वैलेंसी, यानी इस थ्योरी को शुरू करने के पहले ही मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स में मेटल चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन दे भी और इलेक्ट्रॉन ले भी, दोनों प्रकार की वैलेंसी शो करना चाहता है। ऐसा करने पर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट 7, जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री डिपेंड है ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर लिगेंड के नंबर पर डिपेंड है, कितने लिगेंड जुड़े हैं। इफ इट हैव 6 लिगेंड्स, अगर उस कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड हैं तो हम बोलेंगे उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। और अगर उसमें 4 लिगेंड अटैच हैं तो अभी हमने बताया है टेट्राहेड्रल हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर डिसाइड होता है कि जो उसने अपने उसने लिगेंड से लॉन पेयर रखे, उसने कहाँ रखे? सेंट्रल मेटल ने। अगर उसने मान लो एक डी, एक एस और 2 पी यूज किए, DsP2, तो स्ट्रक्चर कुछ और होगा। अगर उसने एक एस और 3 पी यूज किए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। तो इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, तो उससे रिलेटेड भी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, प्लेनर। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो हम इसको ऊपर बढ़ाते हैं। बर्नस थ्योरी का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इन कॉम्प्लेक्स। एक हमने कॉम्प्लेक्स लिया, शुरू में भी हमने बताया था। बोल रहे हैं इसमें प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी तो हमें दिख गई, जितने लिगेंड अटैच है उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे। तो यहां पर भी हमें दिख गया कि Cl की वैलेंसी -1 है और 3 Cl है। जब इस कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर में ऐसे डिकम्पोज हो जाएगा। पहले हम इसको देखते हैं, बाद में इसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। यहाँ पर NH3 जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Cl- वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिले? इससे मिले, इसलिए इसके ऊपर चार्ज लगाया हमने +3। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है?
एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट दे रहा है यहाँ पर, तो इसमें कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए भी हैं और इससे इसने 6 लोन पेयर लिए हैं, यानी 6 इसने यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अब हम इसके एग्जाम्पल को यहाँ पर सिस्टमेटिकली समझते। तो बीच में क्या है यहाँ पर, बीच में है यहाँ पर कोबाल्ट, बीच में क्या है यहाँ पर, बीच में कोबाल्ट है और कितने NH3 अटैच है इससे, 6 NH3 यहाँ पर इससे अटैच है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया NH3 NH3, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, इसको लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल भी बोलेंगे यहाँ पर, NH3 और NH3। ठीक है, अब 3 क्लोरीन, इसको सॉलिड लाइन द्वारा बताए। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। इसको हमने नाम क्या दिया, सेकेंडरी वैलेंसी। इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो इससे Cl अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हमने इसको डैश डैश लाइन द्वारा हमने इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। तो इससे Cl अटैच है, यहाँ पर Cl अटैच और यहाँ पर Cl अटैच है। ये 3 इलेक्ट्रॉन दिए, यानी कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या होगा यहाँ पर, +3। तो हमें ये भी मेंशन करना है, तो यहाँ पर जो है इसको बोलेंगे हम प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। इतना ही बर्नर ने बताया था और बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको समझा, बहुत ही अच्छे पॉइंटों के साथ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसा मैंने आपको समझाया, माइंड सेट करके ऐसे पॉइंट आप लिखने की कोशिश करना, और वो तो जो याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम यहाँ पर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल। ये वाला पोर्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता ही है। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब चूंकि इस चैप्टर में आइसोमेरिज्म भी है, आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स के होंगे, उन सारे स्ट्रक्चर को बोलेंगे आइसोमर्स ऑफ दैट कंपाउंड, और फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म पाया जाता है, हमने पढ़ा भी होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो पार्ट है ही, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, तो इसको भी हम समझेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये 4 हमें आइसोमेरिज्म समझना है। तो इन चारों में, इन 3 की हम बात करें, इन तीनों में क्या लिखेंगे, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे, और जो कंपाउंड होंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो वाटर में अलग अलग आयन लूज करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में भी हम यही बोलेंगे, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक जैसे होंगे, यानी केमिकल फॉर्मूले उनके एक जैसे होंगे, लेकिन एक ही लिगेंड 2 टाइप से सेंट्रल मेटल से अटैच होगा। जब एक ही लिगेंड 2 टाइप से सेंट्रल मेटल से अटैच होगा तो ऐसे लिगेंडों को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप से अटैच होगा मेटल को, कभी कोई लोन पेयर देगा, कभी कोई लोन पेयर देगा, यानी डोनर एटम चेंज हो जाएगा। हाइड्रेट यानी केमिकल फॉर्मूले एक ही होंगे लेकिन वाटर मॉलिक्यूल अंदर और बाहर डिफरेंट टाइप से अरेंज होंगे। तो हाइड्रेट का मतलब होता है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी बोलेंगे। तो हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। तो इसमें केमिकल बॉन्ड भी सेम होंगे, फॉर्मूले भी सेम होंगे, लेकिन 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये जो 3 है, ये आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, और ये जो है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो 1 बाय 1 हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिफरेंट टाइप के आयन लूज करेंगे, जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी तो अलग अलग होती है, जो आइसोमर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, बस उनमें एक सिमिलरिटीज होती है कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं बस। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की।
बहुत सिंपल डेफिनेशन हमने लिख रखी है। हालांकि जितने भी वीडियो मैं बनाए हैं अपने हिसाब से, चूंकि लंबे समय से मैं कोचिंग पढ़ाता आ रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, एमपी बोर्ड के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। अभी जो मेरे वीडियो है करंट में, ये एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्योंकि जो एमपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके पास कोई ज़्यादा मतलब चॉइस नहीं होती है, बहुत अच्छे टीचर के पास नहीं जा पाते हैं, कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा होती है। और सीबीएसई जो बोर्ड है उसके जो बच्चे हैं वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी जगह कोचिंग पढ़ते हैं, नीट और जेई और आईआईटी जैसी कोचिंग में जाते हैं, तो बहुत अच्छी उनको गाइडलाइंस भी मिलती है। और ज़्यादातर एमपी बोर्ड के बच्चे उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उस पर्पज से कहीं ना कहीं मैंने चैनल बनाया है कि मेरे जो कंटेंट बनाने का पर्पस है वो ऐसे बच्चों के लिए है जो बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, जिनके माता पिता फीस स्पेंड नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं होती है। मैं ये भी बता दूं, जैसे ही मेरे इसके कंटेंट खत्म होंगे, समय मिला तो मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा और उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेगी। और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मैं वीडियो बनाता हूं, बहुत मेहनत के साथ, ताकि अगर आप उसके ऊपर डिपेंडेबल हैं तो उसको पढ़कर भी आप 70 में से 60 मार्क्स के ऊपर क्रॉस कर सकते हैं। और ऐसा मैं प्रूफ कर दूंगा एग्जाम के बाद जब आप पेपर देके आएंगे। तो क्या बोल रहे हैं हम यहां पर, किसको पढ़ रहे हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को। तो द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिफरेंट आयन देंगे, आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म कैसे क्रिएट होगी, तो दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस, कैसे क्रिएट हुई, एक्सचेंज काउंटर एनायन। काउंटर एनायन किसको बोल रहे हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद का पार्ट मतलब राइट हैंड साइड का पार्ट, काउंटर एनायन विथ एनायनिक लिगेंड, अंदर का जो नेगेटिव लिगेंड है वो बाहर, यानी काउंटर एनायन यानी राइट साइड ब्रैकेट के बाहर से एक्सचेंज हो रहा है। तो अब हमने इसमें एग्जांपल देखे, एग्जांपल 2। अब हमें इसमें दो, चूंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखना आप, ये दोनों एग्जांपल, ये दो नहीं है, एक ही एग्जांपल है, इस पूरे को लिखना कंपलसरी है। तो हमने यहां लिया CO मतलब कोबाल्ट, NH3 होल 5 Br और SO4, कलर क्या है इसका, वायलेट कलर का है। अगर इसको पानी में डालेंगे तो जो SO4 होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, क्योंकि ये एनायनिक काउंटर आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, इस कंपाउंड को वाटर में डाला तो इट गिव्स सल्फेट आयन इन सॉल्यूशन, उसने वाटर में सल्फेट आयन दिया। इसी का पैरेलल हम देखते हैं, CONH3, यहां पर इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना, CONH3 होल 5 SO4 Br। अब क्या हुआ, Br बाहर चला गया, SO4 अंदर आ गया, शिफ्टिंग हो गई, क्योंकि हमने लिखा है काउंटर आयन एक्सचेंज हुआ एनायनिक लिगेंड से। तो इसका कलर क्या है, ये रेड कलर का है। अब इसने क्या किया, इसको पानी में डालेंगे तो Br आयन वाटर में लूज करेगा। ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, 17 ग्रुप एलिमेंट से, हेलोजन है एक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और 17 ग्रुप है, यानी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते। तो इसके नाम वगैरह नहीं बताना, अगर नाम लिखते तो हम इसका ये लिखते हैं यहाँ पर, पेंटा अमाइन ब्रोमीडो या ब्रोमो कोबाल्ट, इसकी वैलेंसी -1 और इसकी -2, थर्ड सल्फेट, यानी पेंटा अमाइन ब्रोमीडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। इसका नाम लिखते तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट, और जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है थर्ड, और Br को ब्रोमाइड लिखते। तो नाम नहीं लिखना, मैंने उतना ही कंटेंट बनाता हूं अपने आंसर में जितना कि आपको बोर्ड में लिखना है। आपको अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं चलाना है, अगर आप इसके ऊपर डिपेंडेबल है तो उतना ही कंटेंट, इतना काफी है, सफिशियंट है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है। कहीं ना कहीं आप आंसर भी मैच करवाएंगे की वगैरह से, गाइड कुंजियों से और दूसरे अपने नोट्स से भी, तो भी आप देखेंगे कि नहीं, जो सर बताते हैं वो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। नेक्स्ट, लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसको भी मैंने बताया था, यानी लिगेंड एक ही होगा लेकिन 2 टाइप से मेटल से अटैच होगा। ऐसे लिगेंडों को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, यानी 2 प्रकार से वो लोन पेयर दे सकते हैं।
तो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये लाइन तो आपको ध्यान ही रखनी है, इन विच एम्बीडेंटेड लिगेंड इज कोऑर्डिनेटेड बाय देयर डिफरेंट डोनर एटम्स, यानी लिगेंड एक ही है जिसको हम नाम दे रहे हैं एम्बीडेंटेड, अगर दो टाइप से जुड़ता है, ये वर्ड आप ध्यान रखना, एम्बीडेंटेड लिगेंड इज कोऑर्डिनेटेड बाय देयर डिफरेंट डोनर एटम्स विच विथ सेंट्रल मेटल से डिफरेंट डोनर एटम से अटैच होगा, देन लिंकेज आइसोमर्स आर फॉर्म, यानी दो प्रकार के उसके आइसोमर बनेंगे, चूंकि लिंकेज पढ़ रहे हैं इसलिए हमने उसको नाम दिया लिंकेज आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म, फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहां पर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, एक हमने लिख रखा है CONH3 NO2 Cl2, इसका कलर क्या है, येलो कलर है। दूसरा इसी के पैरेलल में दोनों हमें बताने हैं, CONH3 ONO, यहां पर क्या था NO2, यहां पर ONO, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, बाकी सब एज इट इज, इसका कलर चेंज हो गया। तो यहां पर NO2 मेटल को लोन पेयर दे रहा है, तो जैसे इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, तो NO2 में नाइट्रोजन क्या कर रहा है, उससे अटैच है, उससे को लोन पेयर दे रहा है, और इसका स्ट्रक्चर ये है NO2। जब NO2 लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रो, इसको क्या बोलेंगे आप, नाइट्रो। एक ये भी होता है जब NO2 में ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन अगर लोन पेयर दे रहा है तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, तब हम इसको पढ़ते हैं नाइट्रेट। तो हमें ये सब लिखना कंपलसरी है। तो क्लियर है, लिगेंड एक ही है, एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है, दूसरे में ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, तो उनके स्ट्रक्चर भी चेंज हो गए और उनके नाम भी चेंज हो गए, कलर भी चेंज हो गए। नेक्स्ट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट एक्सचेंज क्या होगा, एक्सचेंज वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होगा अंदर और बाहर, वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। किसको बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, दोनों बड़े ब्रैकेटों को एक साथ जिसमें मेटल है और लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। एंड आयोनाइजेबल स्पेयर, आयोनाइजेबल स्पेयर में किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। एंड फॉर्म हाइड्रेट आइसोमर्स, एक्सचेंज होंगे और हाइड्रेट आइसोमर फॉर्म होंगे, आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं, Ni निकल है ये, H2O को हम इसमें एक्वा नाम लिखते हैं, और 4 है Cl2, तो इसका नाम देखते तो टेट्रा एक्वा निकल, और इसकी वैलेंसी -1 है, 2 अटैच है, ये तो न्यूट्रल है, तो इसकी वैलेंसी 0 है, तो टेट्रा एक्वा निकल सेकंड क्लोराइड इसका नाम होगा। इसका अगर हम नाम देखें तो यहां पर इसको बोलेंगे मोनोडाइटाइड ट्राई एक्वा क्लोरिडो निकल, और ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होगी। सेकंड क्लोराइड और H2O के लिए हाइड्रेट वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रेट, तो ऐसे इसका नाम होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों का फॉर्मूला एक ही है, पहले अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल थे, बाहर 2 Cl2 थे। अब क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया और बाहर से एक Cl अंदर आ गया, तो बाहर एक Cl बचा, तो क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हुआ, अंदर से बाहर गया और बाहर का जो एनायन था वो अंदर चला गया, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब चूंकि एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है तो इसको ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला और एंड स्ट्रक्चर्स, यानी केमिकल फॉर्मूला और केमिकल स्ट्रक्चर इनके एक जैसे होंगे, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल, यानी स्पेशल अरेंजमेंट को बोलते हैं हम 3D स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको हम, 3D स्ट्रक्चर अराउंड द सेंट्रल मेटल आर कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी केमिकल फॉर्मूले सेम है और उसके स्ट्रक्चर सेम है, जो 3D स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएशन आ गया। अब हम इसको और समझते हैं थोड़ा सा। इफ
टू सिमिलर लिगेंड, चूंकि मेटल, हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, मेटल से लिगेंड अटैच है। अगर मेटल में ऐसे दो लिगेंड है जो 90 डिग्री पर एक दूसरे के पास पास हैं, एडजासेंट पोजीशन, इफ टू सिमिलर लिगेंड्स आर इन एडजासेंट पोजीशन, मतलब परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे सिस आइसोमर, सिस आइसोमर। बट व्हेन दीज आर डायगोनली मतलब अपोजिट 180 डिग्री के एंगल पर है, तब हम उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। इसलिए हम इसको जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल हमने यहां पर लिख रखा है, अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। क्या बोल रहे हैं? केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, केमिकल बॉन्ड उसके एक जैसे हैं, केमिकल फॉर्मूले एक जैसे, केवल जो एटम और ग्रुप जो सराउंडेड अटैच होंगे, जिसको लिगेंड्स बोल रहे हैं, उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर मान लो दो लिगेंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पर हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर। और अगर डायगोनली है, 180 डिग्री पर है, अपोजिट है, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांस। तो हमने यह एग्जांपल लिया, डाई अमाइन डाई क्लोरो, क्लोरिडो भी बोलते, प्लेटिनम सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या बना कॉम्प्लेक्स का, Pt NH3 होल ट्वाइस Cl2, हमने उसका फॉर्मूला बनाया। तो इसको हम यहां पर देखते हैं, यानी प्लेटिनम सेंटर में है और इससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो हमने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया। एक स्ट्रक्चर इस तरफ भी बना दिया, बीच में क्या है, प्लेटिनम है, और यहाँ पर 4 लिगेंड इससे अटैच है। अगर हम ये कहते हैं, अगर हम यहाँ पर NH3 अटैच करेंगे, यानी 2 NH3 है, चूंकि N लोन पेयर दे रहा है इसलिए हम उसको ऐसा लिखते हैं NH3, और यहाँ हमने Cl अटैच कर दिए, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, NH3, यानी ये दोनों पास पास है, परपेंडिकुलर है, तो हम इसको बोलेंगे सिस आइसोमर या सिस प्लेटीन। सिस यहाँ पर आइसोमर, बाकी इसका नाम क्या बोलेंगे, सिस प्लेटीन। और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों एक दूसरे से। यहां पर अगर हमने इसको ऐसा मेंशन किया NH3, और यहां पर हमने लिख दिया NH3, और यहां पर Cl, और यहां पर Cl अटैच कर दिया, तो यहां पर एक दूसरे के डायगोनली 180 डिग्री का एंगल बना रहे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर, ट्रांस प्लेटिन या ट्रांस आइसोमर। और कौन से, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल है, हमने भी इसको समझा है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये लॉन पेयर दे रहे, इस टाइप से भी हम इसको बना सकते हैं, ये भी हम इसको बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में समझा है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये एग्जाम में बहुत आता है, डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस बताना है। तो पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं, ये है क्या, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ऐसा कहा जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का फॉर्मेशन होता है, यानी हम बात करेंगे जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट को उनके स्टाइकियोमेट्री रेशो में वाटर में डिसॉल्व करते हैं, स्टाइचियोमेट्रिक भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये है कि हमें सॉल्ट को, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट को एक इक्विवेलेंट अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व करना है, और वाटर का वेपराइजेशन करवाएंगे तो सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म होंगे। उन सॉलिड क्रिस्टल को हम बोलेंगे एडिशन कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड। और क्या बोलेंगे हम उसको सॉरी, एडिशन कंपाउंड बोलेंगे हम उसको, और एडिशन सॉल्ट बोलेंगे, क्योंकि सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से वो फॉर्म हुआ। तो जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्टों को वाटर में डिसॉल्व करके उसका वेपराइजेशन करवाया तो एक सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म हुआ, उसको बोलेंगे हम एडिशन कॉम्प्लेक्स और एडिशनल कंपाउंड और एडिशनल सॉल्ट। तो 2 टाइप के कंपाउंड फॉर्म हुए, एक ऐसे कंपाउंड जिनको वाटर में डिसॉल्व किया फिर से बनाने के बाद तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गए, इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। और कुछ ऐसे कंपाउंड फॉर्म हुए, बनाने का तरीका एक जैसा रहा, कुछ ऐसे कंपाउंड फॉर्म हुए जिनको वाटर में डाला तो या तो आयोनाइज ही नहीं हुए, या एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर में बहुत कम आयोनाइज हुए, जो कंप्लीटली आयोनाइज हुए इज कॉल्ड डबल सॉल्ट।
और जो पार्शियली या बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं हुए इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, यानी उसमें एटम ग्रुप के फॉर्म में रहे, ग्रुप के फॉर्म में वाटर में भी अपनी आइडेंटिटी बना के रखी, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, तभी उनका नाम पड़ा है कॉम्प्लेक्स। तो डिफरेंस देखते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो पहले जो हम बताएंगे पॉइंट में, आप अपने हिसाब से इस तरीके से भी लिख सकते, सेंट्रल लाइन खींचेंगे, इधर डबल सॉल्ट उधर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, बाकी मैंने इस हिसाब से अरेंज किया है। पहले पहला जो पॉइंट का फर्स्ट लाइन है सेंटेंस है वो डबल सॉल्ट को इंडिकेट करेगा और उसी में दूसरी लाइन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को इंडिकेट करेगी। तो डबल सॉल्ट्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में स्टेबल है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म, दोनों स्टेट में भी वो स्टेबल है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड, जो डबल सॉल्ट है आर कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, डबल सॉल्ट को वाटर में डालेंगे पूरा टूट जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है पार्शियली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ा सा आयोनाइज होगा। नेक्स्ट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो डबल सॉल्ट की होगी वो वैसी ही होगी जिनसे मिलकर वो बना है, जिन सॉल्ट से मिलकर वो बना है। इसमें इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट टू देयर कॉन्स्टिट्यूंट कंपाउंड्स पूरी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर 1 2 3। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं, दीज कंपाउंड्स हैव आयोनिक बॉन्ड, चूंकि जो डबल सॉल्ट होंगे उनमें उनके एटम के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। जब से हम पढ़ते ही आ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो फॉर्म होगा ही, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर के जो पार्ट है जिसको हम कैटायन और पॉजिटिव काउंटर आयन बोल रहे हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाकर ही उससे अटैच होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहां पर, लास्ट पॉइंट है यहां पर पॉइंट नंबर ई। अब जितने डिफरेंस एग्जाम में आते हैं उतने हम इसमें लिख सकते हैं, तो मैंने अपने हिसाब से बहुत सिंपल बताया। इन डबल सॉल्ट्स मेटल आयन, जो मेटल है उसकी कॉमन वैलेंसी होगी, जो हम सुनते आ रहे हैं जैसे सोडियम की +1 पोटेशियम की +2 इस टाइप से, ठीक है। और इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होंगे उसमें मेटल आयन जो होगा उसकी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है कितने लोन पेयर ले रहा है, कॉमन वैलेंसी तो होगी, उसके साथ उसका स्पेसिफिक नंबर बताया जाएगा जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हैं। यहां पर जैसे हमने इसका नाम लिखा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, तो 6 बता रहा है कि उसका स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और 2 बता रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अब जैसे यहां पर हमने लिखा है ये मोहर सॉल्ट है, फेरस यानी जो SO4 की वैलेंसी 2 है, तो यहां पर इसके ऊपर चार्ज 2 होगा तो फेरस सल्फेट बोलेंगे, इसको अमोनियम सल्फेट बोलेंगे, और 6 वाटर मॉलिक्यूल है, इसको मोहर ने बताया था इसलिए हम इसको मोहर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, मोहर सॉल्ट। और बाकी इसका केमिकल नेम देखें तो फेरस के साथ SO4 अटैच है और NH4 के साथ, तो फेरस अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं आयरन की वैलेंसी 2 है, पढ़ते आ रहे हैं, अमोनियम की वैलेंसी यहाँ पर +1 है। जब इसको वाटर में डालेंगे आयरन अलग हो जाएगा, अमोनियम अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा, यानी कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम अलग हो जाएगा, लेकिन ये पूरा जो कंपाउंड है स्क्वायर ब्रैकेट वाला ये सिंगल नेगेटिव आयन के समान यहाँ पर बिहेव करेगा, और इसमें जो पोटेशियम यानी 4 पोटेशियम है ये चारों अलग हो जाएंगे। तो ऐसे हमने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर फेरोसिन और जिससे सॉल्ट, ये एग्जाम में पूछते हैं शॉर्ट नोट्स में, एक्सप्लेन विथ देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चरों को हमें एक्सप्लेन करना है। तो जो फेरोसिन और जिससे सॉल्ट है मैं बता दूं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, डायरेक्ट ऑर्गेनिक यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन डायरेक्ट मेटल के साथ अटैच है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है फेरोसिन। तो फेरोसिन इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो ध्यान रखना है आपको, विथ द फॉर्मूला Fe, इसमें जो ये बना हुआ है SN
ये ईटा है, ये बता रहा है कि जो उसमें कार्बन कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो जैसे इसमें कंपाउंड है C5H5 है, इसको साइक्लोपेंटाडाइनिल बोलते हैं, तो इसमें 5 कार्बन है इसलिए इसकी पावर 5 लगा रखी है। तो C5H5 होल ट्वाइस है, यानी 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल है, तो इसको ऐसे ही याद करना है। द मॉलिक्यूल इज अ कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो C5H5 है, साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग्स सैंडविचिंग, सैंडविच के समान स्ट्रक्चर बनेगा और सेंट्रल मेटल आयरन इसमें बीच में होगा इसमें। इट इज अ ऑरेंज, ऑरेंज कलर का है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंटेंस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगेंड, मतलब जो इसमें लिगेंड है वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ईटा 5 बता रहे हैं उसमें कार्बन 5 है। कितने कार्बन है उसमें? 5 है। तो यहां पर लिख भी रखा हमने वेयर, ठीक है, ये फिर बता दूं इस टाइप से ये बनेगा ईटा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लिगेंड, लिगेंड में कितने कार्बन एटम है। एक पॉइंट यहां पर नोट कर रखा है, जो डाई बेंजीन क्रोमियम है, डाई बेंजीन यानी 2 बेंजीन है और Cr अटैच है। अब इसमें बेंजीन में कितने कार्बन है? 6 है, तो ईटा 6 लिख रखा है हमने। तो डाई बेंजीन क्रोमियम ऑल्सो हैज सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है? सैंडविच के समान है। तो हमें दोनों ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। फेरोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है, डाई बेंजीन क्रोमियम का है, तो सैंडविच। तो अभी हम इनके स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, तो कंप्लीट डेफिनेशन है, एक बार आप इसको देख लें, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल को हम इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताते हैं। तो पहले हम क्या बता रहे हैं? फेरोसिन। तो फेरोसिन में C5H5, उसका फॉर्मूला क्या है मैं लिख दे रहा हूं, एक बार यहां पर देखते हैं हम, यानी FeC5H5 और इसमें 2 है, होल ट्वाइस है और यहां पर इसका फॉर्मूला भी सिंपल फॉर्म में लिख देते, Cr क्रोमियम C6H6 होल ट्वाइस, ये हमने लिख दिया, डाई बेंजीन क्रोमियम और फेरोसिन। तो यहां पर जो बनेगा इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, जो पेंटाडाइनिल है, ये एक हो गया। दूसरे को हमने यहां बना दिया, 5 कॉर्नर यानी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके बीच में Fe है, यानी सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, सैंडविच के स्ट्रक्चर से हमने इसको कंपेयर किया, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया फेरोसिन। इसी प्रकार बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, वो पेंटागोनल है, तो ये हेक्सागोनल है। तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग हमने बना दी और इसके सेंटर में क्या है? यहाँ पर इसके सेंटर में क्रोमियम है, तो यहाँ पर हमने इसको बोला डाई बेंजीन क्रोमियम। तो दोनों के स्ट्रक्चर हमने सैंडविच से कंपेयर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, जिससे सॉल्ट, इसको जाय से सॉल्ट भी बोलते। शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं अभी हम। ये भी क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सॉल्ट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विथ द फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। इन दिस, उस फॉर्मूले में बता रहा है कि इन दिस द प्लेन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन किसको बोलना है? C2H4 को। इथाइलिन मॉलिक्यूल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, चूंकि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक्सिस जो जुड़ने का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द एक्सपेक्टेड बॉन्ड, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल से अटैच होगा C2H4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, यानी उससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर उससे अटैच होगा। इट इज अ येलो कलर का है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंटेंस, यहां पर उसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो ईटा 2 इथाइलिन लिगेंड है। तो इथाइलिन लिगेंड में ईटा 2 मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है। इसमें भी हमने बता रखा है ईटा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लिगेंड। ये इसका फॉर्मूला लिख रखा है, पूरा इसका नाम है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक बार आप इसको देख लो। अब इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो यहां देखते हैं, यहां पर ब्रैकेट के पहले यहां पर फिर से देखते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका बना देते हैं। यानी ब्रैकेट है ये, इसके पहले क्या है? पोटेशियम, बीच में क्या है? यहां पर प्लेटिनम।
अब प्लेटिनम से यहाँ पर 3 क्लोरीन अटैच है। कितने क्लोरीन अटैच है? 3। तो ये बोल रहे हैं हम, ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है। और यहाँ पर इससे क्या अटैच है? CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से जुड़ा होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर Cl अटैच है, यहाँ पर Cl अटैच है और यहाँ पर Cl। ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है। चूंकि पोटेशियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है? प्लस होती है। तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर हमें इसका बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। राइट द IUPAC नेम। अब चूंकि ये कॉमन मैंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो राइट द IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इनके IUPAC नेम बताने, चूंकि मैं फिर बता चुका हूं IUPAC नेमिंग का एक मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जैसे इसका नाम लिखना है तो यहां पर क्या हो जाएगा? हेक्सा, यानी हम इसको बोलेंगे हेक्सा। और NH3 क्या कहलाएगा यहाँ पर? अमाइन, हेक्सा अमाइन। CO को हम यहाँ बोलेंगे कॉपर, हेक्सा अमाइन कॉपर। उसके बाद उसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है रोमन नंबर में। बाहर Cl है इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? क्लोराइड। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, चूंकि ये न्यूट्रल एजेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन 0 है और Cl पर -1 चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन उसने दिए, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी 3। जैसे K3FeCN6, तो इसमें हमें अगर पॉजिटिव काउंटर आयन है तो पहले उसका नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या है यहाँ पर? पोटेशियम। फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, हेक्सा। Cn को क्या बोल रहे हैं हम? Cn को बोल रहे हैं हम साइनो। चूंकि पॉजिटिव होने पर मेटल में 8 वर्ड जुड़ेगा, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा फेरेट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। Cn पर -1 चार्ज, 6Cn है, -6। पोटेशियम पर +1 चार्ज, 3 पोटेशियम है, लेस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर भी इसमें पॉजिटिव काउंटर आयन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसको पोटेशियम। फिर यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। C2 और 4 का नाम क्या है? ऑक्सलेटो। और Fe को क्या लिखेंगे? फेरेट, क्योंकि पॉजिटिव स्पेयर होने पर 8 वर्ड जुड़ेगा। या तो नेगेटिव चार्ज पर 8 वर्ड जुड़ता है, कॉम्प्लेक्स पर होता है, या पॉजिटिव काउंटर आयन होने पर 8 वर्ड जुड़ेगा। अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, रोमन नंबर में लिखनी है। इसके ऊपर चार्ज होता है -2 इंटू 3 -6 और +1 इंटू 3, यानी इसका भी क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में 3 लिखेंगे। यहाँ पर भी इसमें पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम। फिर यहाँ पर जो Cl है ये 4 है, यहाँ पर Cl क्या है? ये Cl है और कितना है? ये 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? टेट्रा। और जो Cl का नाम होगा वो क्लोरीडो या क्लोरो वर्ड भी यूज करते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? पैल्यूडेट। इसको क्या बोलेंगे हम? पैल्यूडेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी इसकी? इसकी होगी +1 इंटू 2 +2 -1 इंटू 4, 2 निकल जाएगी यहाँ पर। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसका वीडियो मैंने बनाया, उसको जरूर देखेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, यानी नाम दिया है और फॉर्मूला बनाना है। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, शायद आप इसको देख लेंगे। इसके फॉर्मूले बनाएंगे आप, और अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखे नहीं बन पा रहे हैं तो इसको मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि कहीं ना कहीं वो भी प्रैक्टिस कर सकें। अगर नेट अवेलेबल है या हम सक्षम हैं कि हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं और इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज आप गलत काम में यूज मत कीजिए। एग्जाम के दिन बहुत गिनती के बचे हुए हैं। अभी अगर हम 2-4 घंटे बैठ के अगर पढ़ लेंगे, एक हम टीचर होके बच्चों को इतना इंस्पायर करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल एक निस्वार्थ बच्चों की सेवा करते हैं। आपका तो कहीं ना कहीं फ्यूचर जुड़ा हुआ है, तो आपको
कहीं ना कहीं मोबाइल का यूज करना है। एग्जाम के लिए अभी हमारे पास गिनती के दिन, अभी प्रैक्टिकल का समय है, इसलिए आप कहीं ना कहीं मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। और अगर नेट है तो आप अच्छे कंटेंट देखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे ही वीडियो देखें, आप कहीं ना कहीं उसका यूज कीजिए और कहीं ना कहीं अपने जो चैप्टर हैं या अपने कंटेंट है उनको स्ट्रांग बनाइए और एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग करिए। मैं लगातार आपके लिए अच्छे वीडियो लाता हूं और लाता रहूंगा, और बच्चों के कहीं ना कहीं कमेंट्स के बेस पर मैं वीडियो बनाता हूं, और भी मैं अच्छे वीडियो बनाऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे इंपॉर्टेंट, तो एक मैं सैंपल पेपर अपनी तरफ से भी बनाता हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अच्छे कमेंट्स करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स जरूर किया कीजिए आप, ताकि मुझे लगता है कि नहीं, बच्चों को कहीं ना कहीं मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरा वीडियो बनाना और कंटेंट कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।